तो स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 2022 तथा बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ अभ्यर्थियों ने भेजा है। ये प्रश्न आपको टेस्ट के भांति लेना है और कोशिश करना है 35 प्रश्न बनाने के लिए। अगर 35 प्रश्न इस 50 प्रश्न में से आप बना देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है और आप इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में किया गया और नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था। पाषाण में पत्थर होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? तो कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? तो ये था पुष्यभूति वंश। ये शामिल नहीं थे। कनौज पर अधिकार जमाने के लिए आप देख सकते हैं कि राजपूत वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से जो विजय हुए थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनान द्वारा जारी किया गया था। और शुद्ध अगर सोने के सिक्के आपको पूछा जाए सबसे, तो कुषाणों ने जारी किया था। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा किसने सोने के सिक्के जारी किया था, तो गुप्तों ने जारी किया था। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई? इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी, यह की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। ठीक, चलहगनी जो भी आपको 40 दलों का गुट था जिसको बलबन बाद में खत्म कर दिया, वो भी इल्तुतमिश द्वारा ही शुरुआत किया गया। देखिए, इल्तुतमिश गुलाम वंश से अंतर्गत आता है और गुलाम वंश के जो आपको संस्थापक माने जाते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस आपको यहाँ पर जो हो जाएगा, इसमें से आपको डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि इल्तुतमिश इसमें नाम ही नहीं दिया हुआ है। बलबन ने सजदा इन पाबोस की आपको जो प्रथा है ये शुरुआत की थी। और द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, सिकंदर सानी इनको उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? द्वितीय बौद्ध संगीति, अभी तक 4 बौद्ध संगीति हुआ है और ये पूछ रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आपको हुआ था। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा साबाकामी। साबाकामी की अध्यक्षता जिसको साबक अमीर भी बोला जाता है, वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। और उस समय के जो शासक थे कलाशोक थे। देखिए, पहले से लेके चौथे तक मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आपके टपकता है हर एग्जाम में। देखिए, पहला जो हुआ था ये 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये राजगीर में हुआ था। ठीक, बिहार के राजगीर में हुआ था। शासक आपको अजात शत्रु थे और जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। वहीं आपको दूसरा इसके 100 साल बाद अब देखिएगा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी पूर्व याद रखिएगा, इसमें हुआ था। और ये समय शासक कलाशोक थे, ये वैशाली में हुआ था। और साबक मीर या सबाकामी जो होते हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। तृतीय, इंटरेस्टिंग, तृतीय भी पूछता है आपको बार बार। तृतीय जो हुआ था ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। वहीं चतुर्थ देखा जाए तो ये कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। अब देखिए, कुंडलग्राम जो कुंडलग्राम वन है ये कश्मीर में स्थित है, वहीं पर हुआ था। कनिष्क शासक था और वसुमित्र जो अध्यक्ष थे और इसके उपाध्यक्ष भी इसमें थे, वो थे अश्वघोष। तो ये चारों पूछता है, ये याद रखिएगा। एक बात ध्यान में रखिए, जो चौथा बौद्ध संगीति है यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बिहार से बाहर हुआ था। ठीक, ये आपको कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी पूछता है। तो अध्यक्ष तो चौथा वाला में जो आपको कनिष्क शासनकाल में हुआ था वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसे जरूर याद रखिएगा, बाकी याद है चाहे ना है। क्वेश्चन आगे देखिए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी? देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति जो है इसके सदस्यों की संख्या आपको पूछ रहा है कि कितनी थी। तो जो प्रारूप समिति है जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी आप बोलते हैं, इसके सदस्यों की संख्या 7 थी। और इसके जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। ये याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आगे ये देखिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है? देखिए, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया, संविधान के प्रारूप समिति संविधान से क्वेश्चन है और ये भी संविधान से आपका क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है। तो विवाह और तलाक, ये विवाह और तलाक जो है इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये समवर्ती सूची का विषय है। अभी समवर्ती सूची में अब देखिएगा, जब शुरुआत में समवर्ती सूची में 47 विषय था, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया है, 52 सब्जेक्ट हो गया है। इसे भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए, राज्य के पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है जो कि 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये आपको बनाया गया था, आपको 53 में तो आपको बना दिया गया था, वो अपना सिफारिश 55 लास्ट में देते हैं और फिर 56 से लागू किया जाता है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग की जो भी सिफारिश है। और ये आपको दिखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य उस समय बनाया गया था। अभी कितना है, तो अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, इसके केंद्र शासित राज्य। आगे देखिए,
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, तो इनके लिए आपको जो प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति चुनने के लिए, तो ये 50-50 होना चाहिए। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से कोई भी अगर मामला जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहीं पर उनका आपको सोल्यूशन होता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन, दसवंत एवं बसावन निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में चित्रकार थे? दसवंत और बसावन जो थे ये किस मुगल जो है वहाँ पर आपको थे, तो ये आपको बताना है। ये अकबर हो जाएंगे। ये चित्रकार थे, यहाँ पर देख सकते हैं, ये अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर, दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। और उनके दरबार में और भी जैसे कि आपको अब्दुल समद नाम से बड़े चित्रकार थे, उनका भी नाम आपको आता है। ठीक, और जो अकबर से जुड़ा और भी आता है नाम, जैसे कि जो बिरबल है, टोडरमल है, और आपको अलग अलग और भी नाम इनसे जो मुख्य रूप से निभाते हैं और भी आता है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? देखिए मैंने आपको और बिरबल और जो आपको टोडरमल बताया, ये आपको कोई चित्रकार नहीं थे, ये दिमाग में मत आप लगा लीजिएगा। मतलब अकबर के दरबार में रहते थे, नवरत्न में इनका भी नाम आता है। और जो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अकबर के बेटे के काम नाम था और अकबर के पापा के का नाम था, मतलब कि जो मुगल वंश के अंतर्गत आते हैं, तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था। उसके बाद हुमायूं आए थे, हुमायूं के बाद ही अकबर आते हैं। और अकबर के जो बेटा है ये कौन बनते हैं? जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां, शाहजहां के बेटा औरंगजेब। आगे देखिए, चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? जो चावल का प्रथम साक्ष्य है ये किस स्थान से प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये लोथल, लोथल से प्राप्त हुआ था। और लोथल एक डॉक यार्ड है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये एक बंदरगाह था और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे देखिए, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? जो गिरनार का अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है? कुछ अलग अलग अभिलेख का नाम दे देता है, ये आपसे पूछ देता है। तो रुद्रदामन, रुद्रदामन से संबंधित है। और जैसे कि गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, वहीं आपसे अगर ये पूछे कि समुद्रगुप्त वाला अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये प्रयाग स्तंभ जो लेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। वहीं आपके पूछे कि पुलकेशन द्वितीय का कौन अभिलेख आता है, तो ये आपको एहोल अभिलेख आता है, एहोल अभिलेख आता है, इसे याद रखिएगा। पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? पुस्तक किताब उल हिंद के जो लेखक हैं, ये इसका नाम आपको बताना है कौन है। तो ये अलबरूनी है, अलबरूनी है, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी है। और ये अरबी भाषा में लिखी गई एक आपको बुक है। इसमें आपको दर्शन शास्त्र पर भी ज़्यादा दिया गया है, त्यौहार, खगोल, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसमें बताया गया है। भारत में जो रीति रिवाज क्या थे इसके बारे में भी इस पर प्रकाश डाला गया है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की? कितने वर्ष कठिन तपस्या किए थे उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक, तो ये आपको कितने आपको दे रहा है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष कठिन तपस्या किए थे। और ये आपको 29 वर्ष के आयु में घर छोड़ दिए थे, फिर आपको 6 वर्ष तपस्या किए, तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो फल्गु नदी, जिसे आपको निरंजना नदी भी कहीं मिलता है, बोध गया में आप देखिएगा, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। अभी बोध गया में स्थित है बिहार के, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। लेकिन सबसे पहला जो प्रवचन देते हैं, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, ये सारनाथ में देते हैं, जिसे पहले ऋषि पतनम के नाम से जाना जाता था, वाराणसी के निकट सारनाथ, उसे ही बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष आप बोल सकते हैं शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देता है आपको, तो ये शब्द जोड़ा गया, आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा। आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए पहले हमारे जो संविधान था उसमें जो प्रस्तावना, जिसे हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसमें आप देखिएगा तो ये आपको धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी या अखंडता तीनों शब्द नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक, 1976 द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद तहत हुआ है? कैबिनेट शब्द का प्रयोग सिर्फ एक जगह हुआ है, और वो कौन सा अनुच्छेद के तहत? आपको देखिएगा, राष्ट्रीय आपात लागू करने समय कैबिनेट का आपको सिफारिश चाहिए, मतलब कि लिखित सिफारिश चाहिए, ये आपको बताया गया है। आर्टिकल 352 के आप देखिएगा, 352 में ही 3 जो आता है पार्ट, इसका 352 के 3 में ये प्रारूप बताया गया। ठीक, तो ये याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा। मैं इसके 70 के आंसर यहाँ पर देखिए, ये जो हो जाएगा ये 352 है, 70 नहीं 352 है, 356 होता है,
एक 360 होता है। ठीक, तो ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको लगा लेना है। 356 के तहत आपको राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो आप जिस राज्य से हैं वहाँ पर याद होना चाहिए आपके राज्य में कितने राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं। बिहार में 8 बार आप याद कर सकते हैं। 360 के तहत वित्तीय आपात लागू किया जाता है। और यहीं आपको आर्टिकल 352 के पार्ट 3 में देखिएगा ये कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, उसके लिखित सिफारिश चाहिए तभी राष्ट्रीय आपात लग सकता है। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी कर सकते हैं। तो राज्य में जो अध्यादेश राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 213 के तहत जारी किया जा सकता है। तो राज्य के राज्यपाल हो जाएगा और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है, तो इसे बोला जाता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में इसके बारे में दिया हुआ है। ये भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और ये याद रखिएगा, इसे अब किसी भी सदन में ये आपको उपस्थित हो सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है, बोल भी सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये थे बी एन राव थे, बेनेगल राव थे, ये याद रखिएगा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। अनुसूची 11, यहाँ पर देखिए अनुसूची 11, अभी हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। तो अनुसूची 11 द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया है और 12 में नगर पालिका नगर के बारे में आपको जोड़ा गया है। ठीक, तो ये इनको जो सब्जेक्ट दिया गया पंचायती राज को, ये 29 सब्जेक्ट दिया गया है। इस पर आपको कानून बना सकते हैं। और ओवन नगर पालिका आप देखिएगा नगर प्रशासन के लिए वो आपको 18 विषय उनको दिया गया है, जो कि 12वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आगे देखिए, शिवालिक का विस्तार है। शिवालिक का विस्तार आपको पूछता है कि शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ के बीच में मिलता है। आपके सामने क्वेश्चन है कि शिवालिक देखिएगा, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपको बताना है कि शिवालिक का जो विस्तार मिलता है ये किसके किस, तो पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य जो है ये शिवालिक का विस्तार मिलता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये आपको शिवालिक जो है बड़ा हिमालय के लिए भी जाना जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि पोतवार बेसिन से होकर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ जो है उस क्षेत्र शिवालिक के नाम से जाना जाता है या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये आपको देखिएगा नीचे की तरफ है और नवीन आपको नया नया बन रहा है, मतलब अभी भी बन रहा है, तो ये नवीन श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन आगे है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पर देखिए थोड़ा इसे जूम मैं कर देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है ये आपको गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है ये आपको सिक्किम है। गुजरात तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, तो गुजरात का तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है। ठीक, निम्न में कौन सा पौधा मरुदभिद है। ठीक, ये आपको बताना है, मरुदभिद है, इसमें से कौन सा पौधा है। ठीक, तो इसका नाम क्या हैगा, यहाँ पर देखिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा करील हुआ, कैक्टस जिसे आप बोलते हैं, या जो आपको देखिएगा जहाँ पर पानी कम होता है जैसे बबूल भी, वहीं पर आपको कांटेदार पौधा भी होता है, ये सब क्या हो जाएंगे, मरुदभिद हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है। मूंगफली उत्पादन में इसमें इनका प्रथम स्थान है। ठीक, मूंगफली में प्रोटीन मिलता है। अब ये देखिएगा, ये ज़्यादातर गुजरात वाले क्षेत्र में मूंगफली होता है। ठीक, अगर इस समय डाटा देखा जाए तो पहले स्थान पर आपको गुजरात आता है, फिर उसके बाद ही कोई स्थान राज्य आता है। क्वेश्चन अगले देखिए, दिए गए विकल्प में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी के सहायक नहीं है, ये आपको बताना है। नागा अर्जुन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पर ही है। और कृष्णा नदी की जो सहायक ये नहीं है, ये कौन सी नदी है, तो अमरावती है। यहाँ पर देख सकते हैं अमरावती हो जाएगी। ये आपको जो अमरावती, यहाँ पर आंसर आपको लगा लेना होगा। जो भी क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा। ठीक, अमरावती जो है किसकी है सहायक, अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा, अमरावती की सहायक जो है ये कावेरी नदी के है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 11 देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है। तो बिहार का जो स्थान है ये जनसंख्या के मामले में ये तीसरा स्थान है। ठीक, कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद बिहार का आता है। और बिहार जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पहले स्थान पर आता है। ठीक, तो जनसंख्या के हिसाब से इसका तीसरा स्थान है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे है कि कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन होता है इसमें पूछ रहा है कौन से राज्य अग्रणी है, तो ये हो जाएगा आपको झारखंड हो जाएगा। ठीक, और कोयला का सबसे अच्छा जो आपको रूप माना जाता है एंथ्रेसाइट होता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो प्रभावी हुआ था ये 10 सितंबर 2013 से प्रभावित हो गया था। ठीक, गरीब परिवार को अनाज देना ही मुख्य इसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखिए,
आगे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? कौन सा इसमें से कर है, टैक्स है जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है, ये आपको देखिए आयकर तो होता है इसमें से, तो ये तो हो ही जाएगा। आयकर जो मतलब इनकम टैक्स आप बोलते हैं होता है, सीमा कर भी होता है। व्यावसायिक कर नहीं वसूला जाता है। व्यावसायिक कर जो है ये राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, मतलब राज्य सरकार को दी जाती है, जो वसूल करती है राज्य सरकार ही करती है, ठीक। बाकी आप देखिएगा आयकर हुआ, सीमा कर हुआ और उत्पाद कर हुआ, ये केंद्र सरकार के मुख्य रूप से कर है। तो इसका सी हो जाएगा आंसर। लॉरेंज वक्र दर्शाता है, जो लॉरेंज वक्र है ये क्या दर्शाता है? तो ये आप देखिएगा बार बार न्यूज़ में भी रहता है, ये आय के वितरण की, आय में कितना वितरण में असमानता है इस बारे में ये दर्शाता है, ठीक। आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो आप देखिएगा पांडुचेरी की सीमा जो केंद्र शासित प्रदेश है, अलग अलग 4 जगह में इसका है, लेकिन इसका सीमा किससे नहीं लगती है आपसे बताना है। पांडुचेरी कहाँ पर नहीं है, किससे नहीं लगती, ये आपको ध्यानपूर्वक देखकर बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की सीमा किससे नहीं लगती है, ठीक। तो ये कर्नाटक में देखिएगा, पांडुचेरी कोई नहीं है तो कर्नाटक में नहीं लगता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे आपको क्या बोला जाता है, वहाँ पर हब है, मतलब कि टेक्निकल आप देखिए, या आपको जिसे सिलिकॉन सिटी भी आपको भारत का बोला जाता है, वो हब है। वहाँ पर देखिएगा तो इसरो का भी मुख्यालय वहीं पर आपको बेंगलुरु में ही देखने को मिलेगा, ठीक। तो बहुत से मतलब कि जो पढ़े लिखे हैं, जो टेक्निकल फील्ड में जाते हैं या अपना जो अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनका सबसे ज़्यादा चॉइस होता है वो कर्नाटक के बेंगलोर ही होता है, और सबसे ज़्यादा महंगा भी बेंगलोर आप ही अब देखिएगा, ठीक। फिर पूना का भी स्थान आता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में कोई भी पांडुचेरी वाला भाग नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी? प्रायद्वीपीय में इसकी दक्षिण भारत, इसका सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाई है। अनाई आप देखिएगा 2695 जो मीटर है इसकी ऊंचाई है, और ये अनाई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। फिर आप देखिएगा इसके बाद एक और चोटी का नाम आपसे पूछता है, जिसका सेकंड में भी नाम पूछ सकता है प्रायद्वीपीय भारत का, तो डोडा बेटा है। डोडा बेटा इसका बाद आता है, 2637 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम क्या है? गाडविन आस्टविन, जिसे केटू भी बोला जाता है, गार्डिन आस्टविन है। और वो अब कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तभी पीओके वाला क्षेत्र में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र में है, लेकिन भारत का ही वो क्षेत्र है ये वाला भी। और अभी देखिएगा कंचनजंगा भी है, जो कि आपको सिक्किम वाला क्षेत्र में पड़ेगा, वो भी ऊंची चोटी है। उसके बाद आप देखिएगा नंदा देवी भी आता है ऊंची चोटी में भारत में। आगे देखिए साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? जो साइलेंट वैली है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो एक तो साइलेंट वैली यूएसए में भी आपको देखने को मिलेगा, और एक साइलेंट वैली केरल में भी देखने को मिलेगा, ठीक। बहुत जैव विविधता के लिए जाना जाता है ये साइलेंट वैली, ये याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? किस झील को? तो रूपकुंड माफ कीजिएगा, रूपकुंड जो झील है इसको रहस्यमयी झील बोला जाता है। और यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए इसका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आप देखिए, ये जो क्वेश्चन भेजा गया है कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, यहाँ पर देखिए, जास्ता चढ़ाने की प्रक्रिया लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन आप पढ़े होंगे, उस बारे में ही ये पूछा जा रहा है कि आपको लोहे पर आपको जास्ता के पर चढ़ा दिया जाता है कि आपको उसमें कोई भी ना हो, वो मतलब कि परिवर्तन ना हो, या उसमें आपको देखिएगा जंग ना लग पाए, ये आपको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, और जास्ता उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। आगे देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है, ठीक। ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान क्या नाम है? ये पाथफाइंडर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है, और फबोस और डिबोस इसका 2 उपग्रह भी है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? ये हीरा है। हीरा आपको देखिएगा कार्बन का ही अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, और ये ग्रेफाइट मुलायम होता है तो हीरा काफी कठोर है, ठीक। निम्न में से कठोरतम पदार्थ, देखिए ये भी आ गया, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा ही हो जाएगा, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, इसकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम के जो परमाणु संख्या होता है ये 11 होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या रहता है ये आपको बताना है। अमलगम में तो ये आपको पारा रहता है, ठीक। पारा जो है पारा रहता है, और मिनीमाटा रोग हो सकता है पारा अगर पानी में मिल जाता है, और वो पीने से तो बहुत खतरनाक रोग हो सकता है मिनीमाटा, तो ये आपको याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है, ठीक। विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो गाजर में। थायमिन जो नाम है ये विटामिन B1 इसका नाम है, और बेरी रोग हो सकता है इसकी कमी से, ये भी ध्यान में रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो नाम है ये किसका नाम है? विटामिन सी का नाम है, ठीक। और कैल्सीफेरोल आप देखिएगा विटामिन डी, तो ये आपको जो आपको नाम है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, ये आपको रासायनिक नाम है। और ये कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा आंवला में मिलता है,
और स्कर्वी रोग हो सकता है इसकी कमी से। क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसे बोला जाता है, बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है ये आपको क्या पड़ जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा इसको बोला जाता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन, बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम है। तो बिना बूझा चूना का रासायनिक जो नाम है ये आपको बताना है क्या है? तो CaO है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। ये याद रखिए, क्वेश्चन आपसे बार बार ये पूछता है और इसे भूलना नहीं चाहिए। शुष्क बर्फ किसे बोला जाता है? तो जो ठोस CO2 होता है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ है जो कि तात्कालिक ऊर्जा देता है? इसकी तात्कालिक ऊर्जा देने का आपको मुख्य रूप से आपको देखिएगा, खिलाड़ी लोग भी तात्कालिक ऊर्जा देने के लिए दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, मानव रक्त का pH मान होता है। तो मानव रक्त क्षारीय होता है और इसका pH मान जो होता है ये 7.4 होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे पूछता है क्वेश्चन, तो मनुष्य के हृदय के समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। तो मनुष्य के हृदय का समान जो स्पंदन गति होता है ये 72 आपको दिखिएगा बार धड़कता है 1 मिनट में। इसकी 72 जो आपको बार धड़कता है 1 मिनट में, ये आपको समान स्पंदन प्रति मिनट आपको होता है मनुष्य के धड़कन। क्वेश्चन आगे देखिए, स्वरदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। मीन्स कि किसी को भी ये आपको ब्लड अपना दे सकता है, रुधिर दे सकता है। ये आपको जो O वाले होते हैं ये दे सकते हैं, और स्वरगाही पूछ रहा है किसी से ब्लड ले सकता है। AB वाले जो होते हैं ये किसी से ब्लड ले सकते हैं। ठीक, ऐसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप आराम से लगा लिए होंगे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट बचता है तो आप जरूर बताइएगा। और ये आप ही लोगों के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया था, एक स्टूडेंट भेजे थे और बोले थे कि सर ये क्वेश्चन करा दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आप बताइए कि ये टोटल लगभग 50 क्वेश्चन मैंने कराया, इस 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं बता दीजिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।